हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन वो भी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज चलेगा, जिसमें हाइड्रोकार्बन पूरा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आएगी। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे नोट्स पढ़िए और पूरा हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो लिखा हुआ था एनसीईआरटी में। हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ उसी से मिलकर बनेगा कौन? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो एलएनजी। एलएनजी ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो जनरली कहीं मिलते नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में अवेलेबल थे। जैसे एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कहाँ से मिलता है हमें? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। जब भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम का, तो हमें क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन मिलता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कोल गैस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट में एमसीक्यू में आजकल थ्योरी पूछ रहे हैं तो कभी भी आ सकता है। कोल गैस कैसे ऑब्टेंड होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब कोल का हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है? कोल गैस। अब देखो, जब भी हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो हम लोग को अपर स्ट्रेटा में मिल जाता है नेचुरल गैस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है। हाइड्रोकार्बन, एनसीईआरटी के हिसाब से हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक। सेचुरेटेड का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अनसेचुरेटेड का मतलब हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, और डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया। और एरोमेटिक का क्या मतलब हो, जैसे कि बेंजीन रिंग। ठीक है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड, जैसे कि बेंजीन रिंग में हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एल्केन। अब देखो एल्केन, लैटिन में हम लोग एल्केन को पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, जो पैरम होता है इसका मीनिंग होता है लिटिल, लैटिन में इसका मीनिंग होता है लिटिल। एफिन्स मतलब होता है एफिनिटी, मतलब जो एल्केन है, जो पैराफिन्स है, उसकी जो है रिएक्शन के प्रति एफिनिटी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है। ठीक है, अब अल्केन का हम लोग का जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन। क्या है वो? मीथेन। मीथेन हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? कोल माइंस एंड मार्सी प्लेसेस में मिलते हैं हम लोग को मीथेन गैस। ठीक है, अब देखो ये जो एल्केन है, मेनली ये एल्केन का बात हो रहा है। किसका हो रहा है? एल्केन का बात, कि एल्केन इनर्ट ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बेस एंड अदर रिएजेंट। मतलब ये एल्केन जो है ना, ये इनर्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली ये इनर्ट होता है। ठीक है, ये किसी एसिड, बेस या किसी रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मीथेन में अब हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स, कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री। देखो एनसीईआरटी मेंशन है, जैसे एक कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना, ये है 109.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना है? 154 पिकोमीटर है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना? 112 पिकोमीटर है। यानी इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। इसका बॉन्ड लेंथ कम है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को पता है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जो हमारा एल्केन है ना, उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। जैसे कि 4 कार्बन का एल्केन है, उसका 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। 5 कार्बन का है तो उसका 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। 6 कार्बन का है तो उसका 5, 7 कार्बन है तो 9, 8 कार्बन है तो 18, 9 कार्बन है तो 35, 10 कार्बन है तो 75। ठीक है, अब देखो इसी में दिया हुआ था कि चेन आइसोमर क्या होता है हमारा। देखो ऐसा होता है चेन आइसोमर कि इसमें सबसे पहले कोई भी आइसोमर हो, एक चीज़ याद रखना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी तो होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। चूँकि यहाँ पे चेन आइसोमर का बात हो रहा है, यहाँ पे सिंपल एल्कीन का बात हो रहा है, तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना है हम लोग को। चलो, तो इसमें सबसे पहला क्या हो गया? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। और चेन आइसोमर का कंडीशन क्या है कि डिफरेंट, यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ, डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन होना चाहिए, और या तो पेरेंट कार्बन चेन अलग हो या तो साइड चेन अलग हो। देखो इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, फॉर्मूला तो सेम है। इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। अब देखो इसमें पेरेंट कार्बन चेन में कितने हैं? 1 2 3 4 है, 1 2 3। इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है ना, तो ये चेन आइसोमर हो गया। क्या हो गया? ये चेन आइसोमर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं।
अब देखो एक वर्ड था नियो और क्वाटरनरी। नियो और क्वाटरनरी क्या होता है? अटैच टू 4 कार्बन एटम्स, यानी एक कार्बन जब 4 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसको बोलेंगे नियो और क्वाटरनरी कार्बन। ये जो कार्बन है, ये मैं स्टार लगा देती हूँ, ये क्या है? नियो और क्वाटरनरी कार्बन। अब देखो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्स ऑफ एल्केन। जो हमारा एल्केन है जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब का सोर्स क्या है? पेट्रोलियम से ये ऑब्टेंड होते हैं और हमें नेचुरल गैस से ये ऑब्टेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो अल्केन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अपने चैनल पे पहले भी लोड कर रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, एकदम डिटेल में प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी एल्कीन, एल्काइन, इन सब से एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब जैसे कि इथीन है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया, इथीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराएंगे और कैटलिस्ट क्या होगा? प्लेटिनम या प्लेटिनम या निकेल होगा, तब इथेन बन जाएगा और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। प्लेटिनम और जो प्लेडियम है ना, वो कैटलाइज करता है रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। निकेल कैटलाइज करता है हाई टेम्परेचर पे, जैसे 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, और हाई प्रेशर पे कैटलाइज करता है। ठीक है, अब देखो एल्काइल हैलाइड से भी हम लोग एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, किससे? एल्काइल हैलाइड से भी हम लोग एल्केन बना सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि एल्काइल फ्लोराइड नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? एल्काइल फ्लोराइड नहीं लेंगे। अब देखो क्लोरोमीथ, सबसे पहला रिडक्शन यहाँ मैंने लिख रखा है, रिडक्शन में क्या होता है? क्लोरोमीथेन लेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो ये क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन जाके इस पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मीथेन। अब इसमें कैटलिस्ट कौन? जिंक प्लस HCl। ये HCl के क्या मिलता है हम लोग को? H+ मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या लेते हैं कैटलिस्ट? जिंक प्लस HCl लेते हैं। फिर से देखो CH3 Cl है, तो Cl हट के यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और CH4 बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। कैटलिस्ट में जिंक और HCl लेते हैं। ठीक है, अब देखो उर्ज रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना है हम लोग को उर्ज रिएक्शन में क्या है कि 2 मोल लिए एल्काइल हैलाइड। देखो ये जो एल्काइल हैलाइड में एक तो रिडक्शन आ गया, एक तो उर्ज रिएक्शन हुआ। उर्ज रिएक्शन में क्या है कि 2 मोल लिए एल्काइल हैलाइड, देखो CH3Br CH3Br, और 2 मोल सोडियम लिए, ड्राई ईथर लिए। मॉइस्चर नहीं लेना है, जब भी लेंगे ड्राई ईथर लेंगे, तो क्या बनेगा? इथेन। देखो इसका ये CH3 और इसका ये CH3, यहाँ पर ये निकलेगा डॉट के फॉर्म में, यहाँ भी ये निकलेगा डॉट के फॉर्म में, यानी ये फ्री रेडिकल है, और ये दोनों फ्री रेडिकल जुड़ करके यहाँ पे इथेन बना लेंगे और 2 NaBr बाहर निकल जाएगा। अब देखो हम लोगों ने कितना कार्बन लिया था? 1 कार्बन लिया था, 2 मोल लिया था क्या? मिथाइल ब्रोमाइड। मिला क्या हम लोग को? इथेन मिला, यानी 1 कार्बन लिया तो 2 कार्बन का मिला। ठीक है, अगर 2 कार्बन लेते यहाँ पे तो 4 का मिलता ब्यूटेन, अगर 3 लेते तो 6 का हेक्सेन मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जो कि मैंने यहाँ डिस्कस कर ही दिया, डॉट डॉट बना करके फ्री रेडिकल। अब देखो और अल्केन को कैसे बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पे माइनस करो, ये पॉइंट एक्चुअली ये इसका पॉइंट है। ठीक है, ऐसे मैं दिखा देती हूँ, ये जो माइनस ऑफ CO2 है ना, हाँ ये नहीं, ये पूरे में काम कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे में काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है ना, इसको हम लोग देते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। अब देखो ये जो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडा लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम। अब फर्स्ट रिएक्शन है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या? जिसमें CO2 बाहर निकल गया। क्या होगा? जिसमें CO2 बाहर निकल गया। अब अगर इसमें से हम लोग को CO2 निकाल देंगे, सपोज को मैंने इसको गोला मार दिया, CO2 बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे CH3 और एक हाइड्रोजन जो है इस मीडियम में होगा, इससे लेकर के क्या बना देगा? CH4। ठीक है, और Na2CO3 यहाँ पे और रिमेनिंग प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं ना कि 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है, 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 1 कार्बन लेस, यहाँ पे 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट लिख देती, ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 1 ही कार्बन बनेगा। ठीक है, तो 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बन गया। अगर 1 2 के बदले मान लो कि 3 कार्बन का होता तो प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन का इथेन आता, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या है आगे? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड, इसमें भी 2 मोल सोडियम एसीटेट लिए, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसको सोडियम एसीटेट बोला। वाटर के साथ रिएक्शन देंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है। अब देखो इसमें क्या होगा कि देखो इसमें से भी CO2 बाहर निकल जाएगा और 2 मोल CH3 है, तो CH3 यहाँ हो गया, क्या बन गया? ये मीथेन बन गया।
इथेन बन गया, हम लोगों ने लिया था मीथेन, बना इथेन, ठीक है। अब देखो CO2 बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा, NaOH बाहर निकलेगा। अब देखो ये CH3 और CO2 एनोड पे मिलेगा, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो कार्बन कार्बन, दोनों कार्बन कार्बन एनोड पे मिलेगा, ऐसे ट्रिक करके याद कर लो, और H2 NaOH कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एनोड। मान लो कि यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, तो कितना इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिला ना हम लोग को एनोड पे। और इसमें चूंकि NaOH बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे NaOH बन रहा है, तो pH क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये भी कैसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। थैंक यू। और इसका आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, ओके।